Hey guys, hi everyone. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to the last lecture, the last theoretical lecture of this chapter, guys. और आज हमें करना है कॉम्पोजिशन स्कीम पार्ट 2। बहुत मजा आया था गाइस इनटू द प्रीसीडिंग सेशन। हम लोगों ने किया कि क्यों कॉम्पोजिशन स्कीम लाया गया, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स, व्हाट इज मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो दिस इज व्हाट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन। तो एक रिकैप लेंगे गाइस एंड देन वी आर गोना मूव फॉरवर्ड विद टुडेस सेशन, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने दोस्तों सबसे पहले ये सीखा था कि कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जहां सरकार ने बोला कि अगर आपका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 1.5 करोड़, then you will be allowed to offer composition scheme, and 75 lakhs in case of 8 special category states। वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से थे? सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अदर देन आसाम, बट इंक्लूडिंग उत्तराखंड। ऑलराइट गाइस, सरकार ने कहा कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को कि तुम्हें हर क्वार्टर में जितनी भी सेल करो, जितना भी तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर हो, उस एग्रीगेट टर्नओवर पर हमें एक सर्टेन परसेंटेज टैक्स दे देना। देखो, एग्रीगेट ऑफ टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर पे तो ये डिसाइड होता है वेदर यू कैन ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट। तो हमें बस पिछले साल का टर्नओवर सिर्फ इसीलिए जानना है कि हम क्या इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हैं इन द करेंट ईयर, then the turnover of the current year will be considered for computing the tax payable under the composition scheme. Okay, and composition scheme supplier दोस्तों आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, उसे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अ टैक्स इनवॉइस ही विल बी रेजिंग अ बिल ऑफ सप्लाई। ओके गाइस, तो दिस वाज द बेसिक अपना पॉइंट था। उसके बाद दोस्तों, इफ यू हैव टू ब्रांचेस, वन ऑफ विच इज इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड अदर इन द नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो दोनों ब्रांचेस का कंबाइंड टुगेदर देखा जाएगा, दोनों ब्रांचेस का साथ में देखा जाएगा। एंड अगर दोनों ब्रांचेस का साथ में 75 लाख, यहां पर लिमिट जो रहेगी वो लोअर लिमिट अप्लाई करेगी। वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से, एक बार नाम और पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं दोस्तों, जो आपके आते हैं जहां पर लिमिट 75 लाख की है। फिर ये पूछा गया कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज और पर्सन्स हैविंग द सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लिया जाएगा दोस्तों? टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, ये सब लिया जाएगा और सारे ब्रांचेस का कंबाइंड टुगेदर करके देखा जाएगा। लेकिन 3 चीजें नहीं ली जाएंगी। 2 चीजें तो आपको डेफिनेशन में ही पता है, और एक चीज का मैंने प्रोविजन आगे बताया था जहां पर मैंने मार्जिनल सप्लाई सर्विसेज करवाया था। तो पहले 2 चीजें बताओ सर। जीएसटी नहीं जोड़ा जाएगा, और दूसरा इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जस्ट बिकॉज हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपने एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ दो। अच्छा, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला टैक्स रिवर्स चार्ज की रेट के हिसाब से ही दिया जाएगा, उस पे कॉम्पोजिशन की रेट नहीं लगानी है। अगर 2 ब्रांचेस है जिसमें से एक ब्रांच कहती है कि भैया मैं नॉर्मल स्कीम में आना चाहती हूँ, दूसरी ब्रांच कहती है नहीं मैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहती हूँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों ब्रांचेस को साथ में ही फॉल करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, आपका रेट ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? मैन्युफैक्चरर्स के लिए 0.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर। सप्लायर के लिए 2.5%। जो सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 2.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर। एंड फॉर एनी अदर पर्सन जो पहली 2 कैटेगरी में नहीं आते हैं और गुड्स का काम करते हैं, मतलब ट्रेडर, तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर का देना होगा। इसके बाद हम लोग पहुंचे मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। अलाउड, जो कि आपको अलाउ किया जाएगा अप टू अ सर्टेन लिमिट, और वो कितनी लिमिट है? सरकार ने क्या बोला कि वैसे तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) में मेजरली गुड्स वालों को लाते हैं एंड रेस्टोरेंट सर्विस वाले को लाते हैं। हाउएवर, सरकार ने ये भी देखा जो गुड सप्लायर हैं वो कभी ना कभी छोटी मोटी सर्विसेज देते रहते हैं, तो उन छोटी मोटी सर्विसेज की वजह से उनका कॉम्पोजिशन स्कीम कैंसिल ना हो जाए, इसलिए सरकार ने उन्हें छोटी मोटी सर्विसेज तक अलाउ कर दिया। और वो छोटी मोटी सर्विसेज कितनी है गाइस?
What is that specified limit? That is 10% of the turnover of the preceding financial year or 5 lakh rupees, whichever is higher. दोनों में से जो ज्यादा होगा वो वाला. फिर लास्ट पॉइंट दैट वी डिड वाज कि अगर आप बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट वगैरह अर्न करते हैं तो इंटरेस्ट जो इनकम है वो ना तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में देखी जाएगी फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, और ना ही वो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में देखी जाएगी. मतलब इंटरेस्ट माना जाएगा एज इफ दिस इंटरेस्ट नेवर हैपेंड. आप तो उसको ये सोचते हुए ट्रीटमेंट करना कि ऐसा इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कभी हुआ ही नहीं था. All right, guys. So this is what we had done into the preceding session, guys. अब आज का सेशन करें, आज की सेशन करें दोस्तों, आज की गाड़ी को आगे बढ़ाएं गाइस. इसके बाद अब आ रहा था इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. आपको दोस्तों इंटीमेट करना पड़ेगा. किसे इंटीमेट करना पड़ेगा दोस्तों? यू विल हैव टू इंटीमेट द प्रॉपर ऑफिसर, द जीएसटी डिपार्टमेंट, की भैया आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो. तो सबसे पहला इंटीमेशन तो उस इंसान द्वारा होगा जो अप्लाई कर रहा था फॉर रजिस्ट्रेशन. तो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आप इंटीमेट कर देते हैं कि भैया मैं कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करूंगा. और दूसरा उस इंसान को इंटीमेट करना है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ एंड ही विशेस टू पे टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द नेक्स्ट ईयर बिकॉज इस टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर, या जैसे अपन प्रीसीडिंग ईयर बोलते हैं, वो 1.5 करोड़ रुपए से कम था, ऑब्लिक 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. तो दोनों लोगों को सरकार को इंटीमेट तो करना पड़ेगा. तो कहते हैं इंटीमेशन बाय पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन. इंटीमेशन बाय पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन. सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू स्टे अटेंटिव. कहते हैं एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड. अगर एक इंसान जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, हु इज नॉट रजिस्टर्ड and applies for registration may give an option to pay tax under composition levy in part B of the registration form. तो जो नेमली फॉर्म जीएसटी आरईजी 01, तो जीएसटी आरईजी 01 के पार्ट बी में आप इंटीमेट कर दीजिए कि भैया मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहता हूं क्योंकि अब मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्रॉस हो गई है, तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं. रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल स्कीम, एक कॉम्पोजिशन स्कीम. नॉर्मल स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो फिर आप आगे से टैक्स कलेक्ट करते हैं, यू आर अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी. लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो यू डू नॉट कलेक्ट टैक्स, यू आर नॉट अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी. इट इज टर्नओवर बेस्ड टैक्स दैट वी पे टू द गवर्नमेंट. ओके, द सेम शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंटीमेशन. जो आपने पार्ट बी में चूज कर लिया कि भाई आई विश टू पे टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, वही उसी को एक इंटीमेशन मान लिया जाएगा कि आपने हमें इत्तला कर दिया है दैट यू विश टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी. सच इंटीमेशन शैल बी कंसिडर्ड only after the grant of registration to the applicant and his option to pay tax under composition levy shall be effected from the day from which the registration is effective. तो जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है, जिस दिन से माना गया कि आप जीएसटी एम्बिट में आ गए हैं, उसी दिन से मान लिया जाएगा कि आपने कॉम्पोजिशन लेवी भी ऑप्ट कर ली है. तो पहला वाला पॉइंट बहुत ही आसान है दोस्तों, जहां सरकार ने कहा द पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जो इंसान रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है वो इत्तला कर रहा है, खबर दे रहा है कि भाई साहब फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 के पार्ट बी में वो ऑप्ट कर लेता है कॉम्पोजिशन स्कीम एंड दैट ऑप्टिंग इज कंसिडर्ड एज इंटीमेशन. और जो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन से मान लिया जाएगा कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए थे. ठीक है जी. इंटीमेशन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन. अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं गाइस and you want to offer composition scheme, आप composition scheme opt करना चाहते हैं, तो सरकार क्या बोलती है? A registered person who opts to pay tax under composition levy scheme shall electronically file an intimation in the prescribed form on the common portal prior to the commencement of the financial year for which the said option is exercised. So let's say if you want to opt for composition scheme for the financial year 2025-26, it is your responsibility that by the 31st of March 2025 before commencement of the year आप सरकार को इत्तला कर दो कि भैया आने वाले साल से हम कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करेंगे क्योंकि हमारा इस साल में टर्नओवर अभी 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है, 75 lakhs in case of special category states. He shall also furnish the statement
in prescribed form in accordance with the provisions of Rule 44(4) of the CGST rules, जो कि आपका आगे चैप्टर नंबर 8 इनपुट टैक्स क्रेडिट में आएगा, within 60 days from the commencement of the relevant financial year. अब इसमें ना दोस्तों आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ योर स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ योर कैपिटल गुड्स। अब ऐसा क्यों, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप ऑलरेडी नॉर्मल स्कीम में आ रहे थे, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है दोस्तों, जबकि इसका डिटेल डिस्कशन आने वाले चैप्टर में होने वाला है, चैप्टर नंबर 8 में, लेकिन मेरा एक छोटा सा पॉइंट ये आता है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपका होस्ट और दोस्त श्रीराठी, मैं अभी नॉर्मल स्कीम में हूं गाइस, और अगर मैं नॉर्मल स्कीम में हूं तो मैं आगे से टैक्स कलेक्ट करता हूं, जिसे अपन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। इसमें से अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करता हूं, आईटीसी माइनस करता हूं, एंड रिमेनिंग अमाउंट दिस इज व्हाट आई डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, ये मैं डिपॉजिट करता हूं टू गवर्नमेंट। ओके गाइस, नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि अगर मैंने 100 प्रोडक्ट्स परचेज करे, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने 100 प्रोडक्ट्स परचेज करे तो मैंने तो इन 100 प्रोडक्ट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा, आईटीसी कंसिडर ले लिया होगा। कह रहे हाँ जी राठी जी। नाउ आउट ऑफ द 100 प्रोडक्ट्स गाइस, मैंने जो सप्लाई करे हैं, मैंने जो अभी बेचे हैं दोस्तों, वो मैंने सिर्फ 70 प्रोडक्ट्स ही बेचे हैं, मैंने 70 प्रोडक्ट्स बेचे हैं। तो सरकार ने मेरे को आईटीसी तो 100 प्रोडक्ट्स पे दे दिया था, बट आई हैव ओनली सप्लाइड 70 प्रोडक्ट्स। नाउ अभी भी मेरे 30 प्रोडक्ट्स अनसोल्ड है। क्या है ये? अनसोल्ड है। मैंने अपने बिजनेस बंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अब ये 31 मार्च आ गई दोस्तों, 31 मार्च 2025, एंड नाउ आई एम डिसाइडिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2025, विद इफेक्ट फ्रॉम, इधर देखिएगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2025 मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं, बिकॉज टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, जो मेरा टर्नओवर है पिछले साल का, वो दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए से कम का है। तो इन दैट सिनेरियो मोदी जी आके मेरे से क्या बोले कि मोदी जी आके बोले, राठी जी कॉम्पोजिशन स्कीम में यू विल नॉट बी कलेक्टिंग टैक्स, you will not be allowed the benefit of ITC. However, we have already allowed you the benefit of ITC on these 30 unsold products. अब इन 30 प्रोडक्ट को जब आप आगे बेचोगे तो आप आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे, और इन 30 प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये जो 30 अनसोल्ड प्रोडक्ट्स है, मतलब जितना आपके पास सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल जितने भी हैं, एज ऑन द 31st of March 2025, क्योंकि 1st अप्रैल से तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हैं, तो जितना भी आपके पास स्टॉक है, जितना भी स्टॉक है, प्लस जो आपके कैपिटल गुड्स है जिन पर आप आईटीसी ले चुके हो, कैपिटल गुड्स से जुड़ा हुआ, आप आगे देखेंगे कि उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन होता है गाइस, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन में यहां नहीं कर रहा, वो आईटीसी वाले चैप्टर में ही करूंगा। इससे जुड़ा हुआ आईटीसी, इससे जुड़े हुए आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सरकार कहेगी जो हमने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया था, काइंडली ऐड दैट, उसे आप ऐड करिए इनटू योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसीलिए वो दोस्तों क्या मांग रहे हैं, ही शैल ऑल्सो फर्निश द स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जिसमें वो सारी की सारी डिटेल्स मांगेंगे दोस्तों, आपके जितना स्टॉक था, जितना आपके पास दोस्तों रॉ मटेरियल था, सेमी फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स की भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें विद इन 60 डेज देनी होगी, ठीक है जी। फर्दर एनी इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट और यूटी शैल बी डीम्ड, ध्यान से देखिएगा, ये भी पॉइंट अच्छा है, शैल बी डीम्ड to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same PAN. इसका क्या मतलब है? Further, any intimation in respect of any place of business in a state or UT shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business on the same PAN, on the same permanent account number. ओके गाइस, अगर एक ब्रांच ने इंटीमेट कर दिया तो माना जाएगा सारे ब्रांचेस कॉम्पोजिशन स्कीम ही फॉलो कर रहे हैं। मेरे पास 3 ब्रांचेस थे, 3 में से एक भी ब्रांच ने जाके इंटीमेशन दे दी कि भैया हम आने वाले साल से कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेंगे, मतलब यही है कि हमने इंटरनली डिसाइड कर लिया था कि तीनों ब्रांचेस कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेंगे। एक ब्रांच ने जाके बस सामने वाले इत्तला कर दी, खबर दे दी कि भाई साहब आप अब
कॉम्पोजिशन स्कीम, हम आने वाले साल से कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेंगे. इट इज इम्प्लाइड कि तीनों ब्रांचेस अब कॉम्पोजिशन स्कीम ही फॉलो करेंगे. नाउ सेक्शन 10(2) guys, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम. ये हैं दोस्तों रिस्ट्रिक्शंस. इफ यू फॉल अंडर एनी ऑफ दी 6 कैटेगरीज, if you fall under any of these 6 categories A, B, C, D, E, F, अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आ जाते हैं गाइस, तो आपको दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं करने दी जाएगी. यू विल नॉट बी अलाउड टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम. ऑलराइट गाइस, जिसमें से एक पॉइंट हम लोगों ने पिछले सेशन में कर लिया था और वो ये था, कहते हैं द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 इफ save as provided in subsection 1 he is not engaged in the supply of services. तो जितना आपको सबसेक्शन 1 में सर्विसेज अलाउ करी गई थी वही सर्विसेज आप दे सकते हैं. उसके अलावा अगर आपने कोई और सर्विसेज दी तो हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर कर देंगे, आपको नॉर्मल स्कीम में डाल देंगे. तो सबसेक्शन 1 में आपको कौन कौन सी सर्विसेज अलाउड है? एक तो रेस्टोरेंट की सर्विसेज अलाउड है गाइस, एंड एक आपको मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड है. तो अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं, आपने रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो यू कैन ऑफर सेक्शन 10(1), क्योंकि वहां पर आपके लिए 2.5% की लिमिट है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट दैट यू आर इनटू. अगर आपका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज अप टू 1.5 करोड़, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख, तो आप रेस्टोरेंट वाले होते हुए आप कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) ऑप्ट कर सकते हैं. अगर आप अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस है एंड यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अप टू अ स्मॉल अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट दे रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो गाइस, इन दिस केस मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज वाला पॉइंट आएगा. एंड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एवरीबडी हैज टू आंसर मी गाइस. मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कितना है? हाँ जी, कितना अलाउड है? 10% ऑफ द टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग FY फाइनेंशियल ईयर, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा होगा. तो 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज, दोनों में से जो ज्यादा होगा, वहां तक अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं. बट इफ यू एक्सीड द लिमिट ऑफ मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वी आर सॉरी टू से, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर होना पड़ेगा. नेक्स्ट गाइस, he is not engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this act. आप कोई भी ऐसे गुड्स या कोई भी ऐसे सर्विसेज का काम नहीं कर रहे हैं जिन पे जीएसटी का कानून नहीं लगता. जैसे कि दोस्तों, अगर लेट्स से इफ आई हैव 2 ब्रांचेस, मैं आपका होस्ट और दोस्तों श्रेय राठी, ठीक है ना दोस्तों. एक मेरा यूपी में ब्रांच है दोस्तों, यूपी ब्रांच, जिसमें मैं दोस्तों काम करता हूं मोबाइल फोन्स का. दोस्तों मैं फोन्स का काम करता हूं. क्या मैं अभी तक कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता हूं? अज्यूमिंग ऑल कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, मेरा टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज अप टू 1.5 करोड़ रुपीस, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओवर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो क्या मैं अभी तक कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता हूं? हाँ जी. लेकिन दोस्तों मैंने एक दिल्ली में भी यूनिट ओपन किया दोस्तों, दिल्ली ब्रांच. लेकिन दिल्ली ब्रांच में दोस्तों जो मेरा काम है, वो मेरा काम है डीजल का. अब मेरे को बताइए, क्या डीजल पे जीएसटी लगता है? इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन डीजल? नो. जीएसटी पर तो सर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम लगता है, इस पर तो ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम लगता है. ये जीएसटी एम्बेड में तब आएगा व्हेन द जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स, तब सरकार इसे डीजल को जीएसटी के अंदर लाएगी. तो मेरा आप लोगों से सवाल उठता है गाइज, कि एक आपका जीएसटी वाला प्रोडक्ट है, एक आपका नॉन जीएसटीएबल प्रोडक्ट है. तो सरकार ने कहा राठी जी सॉरी, अब हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे. इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट समझ में आया गाइस? इंटरेस्टिंग पॉइंट था ना. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट गाइस, he is not engaged in making any interstate outward supplies of goods or services. सर कैसी बातें कर रहे हैं? इंटरस्टेट की क्यों लिखा आपने ये पॉइंट? मैंने को क्या हुआ? कहते हैं राठी जी, एक तरफ तो आप एग्रीगेट टर्नओवर, जब आपने एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ाया
तो एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरस्टेट भी लिखा हुआ था, हम रिवाइज कर आए, हाँ नहीं तो उसमें लिखा हुआ था टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट। और एक तरफ आप ये कहते हैं कि अगर इंसान इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करेगा तो आप उसे कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर कर देंगे। ओके, वेरी वेल डन, आपने ध्यान दिया लेकिन पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया। यहां पर जब अपन एग्रीगेट टर्नओवर जोड़ते हैं गाइस, तो एग्रीगेट टर्नओवर आप करंट ईयर का नहीं जोड़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर का नहीं जोड़ते हैं, आप एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर जोड़ते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द करंट ईयर। तो अगर आपने पिछले साल कॉम्पोजिशन स्कीम पिछले साल आपने इंटरस्टेट सप्लाई करी है तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरस्टेट सप्लाई जोड़ा जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने पिछले साल इंटरस्टेट सप्लाई करी है इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस साल करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। सर एक एग्जांपल दीजिए ना तो बेटर क्लैरिटी आएगी। ये लो भैया, अभी एक ऐसा एग्जांपल बनाऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाएगा। लेट्स से दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त श्रेय राठी। For the financial year 2024-25, for the financial year 2024-25, मैं composition scheme में था, because turnover of the preceding year, turnover of preceding financial year दोस्तों मेरा 80 लाख रुपीस का ही था, और मैं यूपी वाला बंदा हूं, नोएडा में, एक्चुअल में भी नोएडा में रहता हूं, तो मेरा टर्नओवर 80 लाख रुपीस का था। तो क्या मैं इस साल इन द ईयर 2024-25 कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता हूं? द आंसर टू विच इज यस, आई कैन ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ माय सेकंड सिनेरियो गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा। जब मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी तो मेरा जीरो से लेकर नील जब मेरा टर्नओवर था वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 45 लाख रुपीस पर पहुंचा। ध्यान से देखिएगा, 45 लाख रुपीस पर पहुंचा। और जब मेरा 45 लाख रुपीस पर पहुंचा, इसके बाद दोस्तों 45 लाख के बाद मैंने एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर दिया। मैंने क्या किया दोस्तों? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर दिया। मैंने यूपी से दिल्ली में सामान बेच दिया, मैंने यूपी से दिल्ली में मार्जिनल सप्लाई सर्विसेज दे दी। तो इन दैट केस क्या होगा गाइस? एवरीबॉडी हैज टू आंसर मी, फटाफट सोच समझ के बताइए। क्या इंटरस्टेट करने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, क्या मुझे दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलकर अब नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा? द आंसर इज यस। बिकॉज ऑफ दिस 45 लाख के बाद जो टर्नओवर हुआ, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे को बीच बाजार में ही कॉम्पोजिशन स्कीम से निकाल के नॉर्मल स्कीम में डाल दिया गया। तो इन दिस ईयर गाइस 45 लाख रुपीस तक कॉम्पोजिशन स्कीम चलेगा दोस्तों, और 45 लाख रुपीस पर कॉम्पोजिशन के हिसाब से आप रेट ऑफ टैक्स देंगे। अगर मैं दोस्तों नॉर्मल ट्रेडर हूं तो 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एसजीएसटी, दिस इज व्हाट आई विल हैव टू पे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं नॉर्मल स्कीम में आया गाइस, तो नॉर्मल स्कीम में आने के बाद जो मेरा टर्नओवर हुआ फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर नॉर्मल स्कीम में, वो मेरा टर्नओवर 82 लाख रुपीस का हुआ, जिस पर दोस्तों जीएसटी लगा एट द रेट 18%, क्योंकि नॉर्मल स्कीम में तो आप आगे से टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो 82 लाख का 18% निकालते हैं तो 14.76 लाख। टोटल अमाउंट दोस्तों मेरा निकल कर आया 96.76 लाख। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज, आप लोग मुझे बताइए, अब ईयर एंड हो गया है गाइज, यहां पर दोस्तों ईयर एंड हो गया है, 31 मार्च 2025 आ गया है। तो मेरे को बताइए गाइज, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर? मेरा यहां पर अभी एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 2024-25 कितना है गाइज? एक तो 45 लाख जो मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम में बेचा, ये वाला 45 लाख, और दूसरा 82 लाख। आप लोग जानते हैं ना, टैक्स को हम एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेते हैं। तो 45 लाख प्लस 82 लाख कितना निकल कर आया गाइस? एवरीबडी हैज टू आंसर मी। 45 प्लस 82 निकल कर आया 127 लाख, 1.27 करोड़। नाउ क्योंकि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर of the preceding financial year is up to 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए तक का है,
तो क्या दोस्तों इन द नेक्स्ट ईयर, इन द ईयर 2025-26 क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? द आंसर टू विच इज अ बिग यस। हाँ सर, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए मुझे सिर्फ पिछले साल का टर्नओवर देखना है। मैंने पिछले साल में क्या किया ये मैटर नहीं करता। मैंने पिछले साल में एक रूल तोड़ा था तो मेरे को उस साल कॉम्पोजिशन स्कीम से फटाफट बाहर निकाल दिया था ना। लेकिन जब मैं 2025-26 में आया तो 2025-26 में मेरे पुराने घावों को याद नहीं किया जाएगा। ओहो, 2024-25 में तो इन्होंने इंटरस्टेट करा था, 2024-25 में तो इन्होंने इनको कॉम्पोजिशन स्कीम से धक्के मार के नॉर्मल स्कीम में डाला था, इसलिए 25-26 में भी अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा प्रोविजन नहीं है। 25-26 में अलाउ किया जाएगा बिकॉज टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज अप टू 1.5 करोड़ रुपीस। मेरा टर्नओवर सिर्फ 1.27 करोड़ रुपीस है, इसीलिए मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ कर दिया जाएगा। सर 2025-26 में भी अगर आपने कोई इंटरस्टेट करी तो फिर आपको यहां बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही, मुझे यहां बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि राठी जी का, अभी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं और मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा हूं इन द ईयर 2025-26। अब इन द ईयर 2025-26 आई ओपनड अ न्यू ब्रांच इन दिल्ली। पहले वाला मेरा कहां पे रजिस्टर्ड है दोस्तों? यूपी में है, यूपी में। और दूसरा वाला ब्रांच मेरा कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में। ओपन न्यू ब्रांच इन दिल्ली गाइस। और इसका क्या दोस्तों ऑटोमेटिकली सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा क्योंकि दो अलग अलग स्टेट में है। हाँ जी सर, इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, क्योंकि इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, बिकॉज इट विल हैव अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अगर यूपी से अच्छा सेपरेट रजिस्ट्रेशन हुआ और सेपरेट रजिस्ट्रेशन में क्या इसे भी कॉम्पोजिशन स्कीम ही ऑप्ट करना पड़ेगा? हाँ जी, क्योंकि यूपी वाला ब्रांच तो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है, तो आपको दोस्तों दिल्ली वाले ब्रांच में भी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने दिल्ली वाले ब्रांच में नॉर्मल स्कीम की इच्छा जताई तो यूपी वाला भी नॉर्मल में ही आना पड़ेगा, उसे कॉम्पोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ेगा। तो यूपी वाले ने दिल्ली वाले ब्रांच को समझाया, भैया देखो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं, आप भी कॉम्पोजिशन स्कीम ही ऑप्ट करो। उन्होंने ऑप्ट किया कॉम्पोजिशन स्कीम, चलो नो डाउट। नाउ गाइस, दिल्ली ब्रांच को कुछ सामान की जरूरत पड़ी, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली ब्रांच को कुछ सामान की जरूरत पड़ी तो दिल्ली ब्रांच ने यूपी वाले ब्रांच से कहा, भैया ये सामान भेज देना। यूपी वाले ने कहा, हाँ भैया तुम तो मेरे छोटे भाई हो, तुम तो मेरी ही ब्रांच हो। तो दिल्ली ब्रांच से दोस्तों सॉरी यूपी ब्रांच से दिल्ली ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर किया गया, स्टॉक ट्रांसफर किया गया, स्टॉक ट्रांसफर किया गया। अब बात यह आती है, क्या इस स्टॉक ट्रांसफर की वजह से, क्या इस स्टॉक ट्रांसफर की वजह से आपको दोनों ब्रांचेस को अब कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर होना पड़ेगा? द आंसर इज यस। क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शन होता है इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, जहां पर दिल्ली ब्रांच यूपी वाले ब्रांच को पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होता है इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या दोस्तों आप स्टॉक ट्रांसफर को डीम्ड सप्लाई नहीं मानते? हाँ सर, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था डीम्ड सप्लाई सर, शेड्यूल 1 पैरा 2, करेक्ट। तो क्योंकि अगर ये डीम्ड सप्लाई हो गई है, जहां पर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य गया, तो ये डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई है। और इंटरस्टेट गाइस आपको प्रोहिबिटेड है अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अगर आपने स्टॉक ट्रांसफर भी किया बिटवीन दीज टू ब्रांचेस, तो क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, तो ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम इज प्रोहिबिटेड, अलाउड नहीं है। इस वजह से दोस्तों दोनों को बाहर निकलना पड़ेगा, दोनों को कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, यहां पर पहले गुड्स और सर्विसेज दोनों थे। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखो तो गुड्स पर ना अब कांटा मार दिया गया है, गुड्स पर ना कांटा मार दिया गया। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले यहां पर गुड्स और सर्विसेज दोनों थे, अब यहां पर सिर्फ सर्विसेज रह गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज,
through an electronic commerce operator who is required to collect tax under section 52 of the CGST Act. अब सर ये क्या है, TCS क्या है, who is required to collect tax at source? हाँ जी गाइस, मेरे को बताइए, एनीबडी जिसको कुछ आइडिया है? अभी आपको नहीं आइडिया, कोई बात नहीं, आइडिया ना रहने दीजिए, लेकिन मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाता हूं गाइस, इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। ईसीओ तो आप लोग जानते हैं, ये अपन इसी चैप्टर में पहले पढ़कर आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब ईसीओ के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई कि जो सप्लायर आपके थ्रू सर्विसेज देता है, ध्यान से मेरी सुनिएगा बात, जो सप्लायर ईसीओ के थ्रू सर्विसेज देता है, तो ईसीओ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 52। और अगर ईसीओ टैक्स कलेक्ट करता है अंडर सेक्शन 52, तो उस सर्विस प्रोवाइडर को कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जो गुड्स सप्लायर है थ्रू ईसीओ, लेट्स से अगर आज मैं सामान बेचता हूं, आज मैं मोबाइल फोन बेचता हूं थ्रू अमेजॉन फ्लिपकार्ट, मैं सामान बेचता हूं थ्रू अमेजॉन फ्लिपकार्ट गाइस, तो क्या मुझे दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम में आने दिया जाएगा? हाँ जी, मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में आने दिया जाएगा, क्योंकि यहां जो गुड्स का पॉइंट था, यहां जो गुड्स का पॉइंट था वो एलिमिनेट हो गया है, यहां जो गुड्स का पॉइंट था वो एलिमिनेट हो गया है। कहते हैं ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स का पॉइंट हट गया है। तो अगर आप कोई गुड्स सप्लायर हैं जो ईसीओ के थ्रू बेच रहे हैं, अगर आप कोई गुड्स सप्लायर हैं जो ईसीओ के थ्रू बेच रहे हैं और आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर आप इंटरस्टेट करेंगे तो थर्ड पॉइंट में ही बाहर हो जाएंगे, आप ओनली इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ कर दिया जाएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट, ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, ही इज not a manufacturer of such goods as may be notified by the government on the recommendation of the council। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, सरकार ने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में सरकार ने मेंशन करें that there are certain goods जिनके मैन्युफैक्चरर्स को हम कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं करने देंगे, जिसमें एक पॉइंट भी आया था आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, आप लोग आगे देखेंगे दोस्तों, बिल्डिंग ब्रिक्स वगैरह, ये सारे कुछ 8 पॉइंट हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। अच्छा सर, बात ये आती है कि आपने मना किया है मैन्युफैक्चरर के लिए कि मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। सर क्या हम ट्रेडर हो सकते हैं? जी हाँ, आप ट्रेडर हो सकते हो, यू कैन बी अ ट्रेडर ऑफ दोज गुड्स। आप पान मसाला को बनाते हो, पान मसाला को मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पान मसाला खरीद के आगे बेच देते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट, ही इज नीदर अ सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए, नॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी नहीं होने चाहिए। तो ना तो आप सीटीपी होने चाहिए, ना ही आप एनआरटीपी होने चाहिए, ना तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए, ना ही नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए। ये वो लोग होते हैं दोस्तों जिनको सरकार रजिस्ट्रेशन सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए देती है, एंड बिकॉज दे डू नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, इनका ये सीटीपी और एनआरटीपी का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। इनफैक्ट एनआरटीपी का तो फिक्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी नहीं होता। ये तो वो इंसान है जो आउटसाइड इंडिया से आया, इंडिया में एक बहुत बड़ा फेयर लग रहा था, मेला, और मेले में उस बंदे ने आउटसाइड इंडिया से अपना सामान लेकर आया और मेले में वो सामान बेच रहा है। तो सरकार कहते हैं बिकॉज यू डू नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और अ फिक्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस, हम क्या करेंगे गाइस, हम आपको पहले ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम आपसे एडवांस टैक्स लेकर चलेंगे अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी दैट यू माइट बी कलेक्टिंग, हम उसके बेसिस पर आपसे एडवांस जीएसटी कलेक्ट करेंगे, और जब आप एडवांस जीएसटी जमा कराओगे तब जाकर हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, वो भी एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉट एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। ये आप आगे वाले इस चैप्टर में सीखोगे, चैप्टर नंबर 9 में रजिस्ट्रेशन में। तो सीटीपी और एनआरटीपी बिकॉज दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, सरकार ने कहा आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा बेयर एक्ट था दोस्तों, एक एक पॉइंट करके अब इनका एनालिसिस है वो एनालिसिस भी करते जाएंगे, एंड देन वी विल टेक केयर ऑफ ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10(1). मतलब सेक्शन 10(1) में जो कंडीशंस हैं, सारी कंडीशंस लिस्टेड सेक्शन 10(2) में है, लेकिन आप 10(1) तभी फॉलो कर सकते हो जब आप इन 6 प्रोहिबिटेड पॉइंट्स में ना आ रहे हो। आ जाओ भाई,
provided that where more than one registered person are having the same permanent account number issued under the Income Tax Act 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 unless all such registered person opt to pay tax under that subsection. ये repetitive point है दोस्तों वहीं कि अगर आपके दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो इन दैट सिनेरियो अगर एक ब्रांच ने भी सेक्शन 10(1) फॉलो नहीं किया, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं करी, नॉर्मल स्कीम फॉलो करी, तो बाकी सारे ब्रांचेस को कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं करी जाएगी, बाकी सारे ब्रांचेस भी नॉर्मल स्कीम में ही आएंगे. ऑलराइट गाइस, सेक्शन 10(2) लिस्ट डाउन द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर. Any person who falls under clauses A to F of section 10(2) shall become ineligible for the composition scheme. अगर आप A to F में आते हैं तो आप ineligible हो जाओगे for the composition scheme. Composition scheme आपको अलाउ नहीं करी जाएगी. ठीक है जी. क्लॉज A क्या बोलता है? क्लॉज A क्या बोलता है? It states that a person providing services in excess of the specified limit as discussed in second provision to section 10(1), that is marginal supply of services. मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर में या तो आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर दोस्तों अगर आपने स्पेसिफाइड लिमिट जो कि मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, अगर आपने उससे ज्यादा दे दिया तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर होना पड़ेगा. अगर आप ध्यान से देखिएगा मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर हैं तो बचे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी. तो इट स्टेट्स दैट अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एक्सेस ऑफ स्पेसिफाइड लिमिट एज डिस्कस्ड इन सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 10(1) जो कि मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज का है, दैट इज marginal services up to 10% of turnover in a state or UT in the preceding financial year of 5 lakh rupees, whichever is higher, shall not be allowed to follow composition scheme. दूसरा क्लॉज क्या बोलता था? दूसरा क्लॉज ये बोलता था कि भाई साहब अगर आप कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे दे रहे हैं जिन पर जीएसटी का कानूनी अप्लाई नहीं होता, जैसे कि अगर मेरी दो ब्रांचेस हैं, एक में मैं दारू बेचता हूं, एक में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो बिकॉज आप जानते हो कि दारू पर जीएसटी नहीं है, तो क्योंकि दारू पर जीएसटी नहीं है गाइस, क्या दोस्तों आपके ऊपर यहां पर क्या कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? नहीं. It pen downs all goods or services on which GST is not leviable. Therefore, any person who is supplying goods or services on which GST law is not applicable shall remain outside the composition scheme. आप composition scheme से बाहर रहेंगे. You will remain outside the composition scheme. Next, section 10(c), 10(2)(c), क्लॉज सी क्या बोलता है? इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स में अलाउ नहीं करोगे. इंटरस्टेट आपको अलाउड नहीं है, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है. क्या हम इंटरस्टेट परचेज कर सकते हैं? दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट. रिस्ट्रिक्शन किस चीज पर है? अगर अपन ध्यान से देखिए दोस्तों, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज. इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या इंटरस्टेट परचेज कर सकते हैं? भाई हमें अगर आगे सामान देना है, सामान बेचना है, तो हमें सामान खरीदना भी तो पड़ेगा. अब क्या सामान खरीदने पर रिस्ट्रिक्शन है? नहीं. सामान आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से खरीदो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सामान बेचोगे आप विद इन द सेम स्टेट और विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी जहां पर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है. तो क्लॉज सी स्टेट्स where a person supplies goods in the course of interstate trade or commerce. However, there is no restriction on interstate purchases. Interstate purchase कर सकते हो. क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है दोस्तों, इंटरस्टेट परचेजेस. अब बच्चे इंटरस्टेट देखते ही भावुक हो जाते हैं, बोलते ना 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 कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है. ये तो देखो इंटरस्टेट के बाद क्या लिखा है, इंटरस्टेट सप्लाई लिखा है या इंटरस्टेट परचेज लिखा है. ओके. For example, Mr. Anirudh, who is registered in Delhi, sells furniture generally in the state of Delhi. He opted for composition scheme as he was satisfying all the conditions. He received an order from an unregistered supplier from Haryana. He supplied goods as per the order. लो भैया, आप दिल्ली में रजिस्टर्ड थे और आपने सप्लाई कर दिए गुड्स हरियाणा को.
अब हरियाणा में जो खरीदार था वो रजिस्टर्ड था, अनरजिस्टर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. He supplied goods as per the order. As soon as the interstate supply is made, ध्यान से देखिएगा, as soon as the interstate supply is made, क्या अनिरुद्ध भाई को कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा? हाँ जी, ये इंटरस्टेट सप्लाई भी जो आपने करी माना जाएगा, ये नॉर्मल स्कीम में ही है. मिस्टर अनिरुद्ध शैल कंपल्सरीली फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम. जैसे इंटरस्टेट करोगे कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाओगे. In fact, the interstate transaction also is outside composition scheme. Next, clause D कहते हैं clause D covers a supplier supplying services. Goods नहीं है दोस्तों, यहां पर पहले हुआ करते थे लेकिन अब वो हट गए. तो clause D covers a supplier supplying services through an ECO, through an electronic commerce operator who is supposed to collect TCS under section 52 of the CGST Act. Who is supposed to collect TCS under section 52 of the CGST Act. तो सरकार ने कहा कि if you are providing services, let's say कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हो थ्रू एन ECO, क्योंकि या फिर आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एन ECO दे रहे हो, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा. You will not be allowed to offer composition scheme. Next point. Clause E. Clause E covers certain goods notified by the government, the manufacturer of which shall not be allowed to follow composition scheme. और वो कौन कौन से लोग हैं दोस्तों, ये आपके सामने 8 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. मैन्युफैक्चरर को कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं करी जा रही है. ऑलराइट गाइस, मैन्युफैक्चरर ऑफ दोज गुड्स, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, aerated water, fly ash bricks, bricks of fossil meals, building bricks and earthen and roofing tiles. ये आपके दोस्तों 8 पॉइंट हैं. आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ये तो आप जानते हैं. एरेटेड वाटर मतलब जो सोडा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं. और ये जो आखिरी 4 पॉइंट हैं दोस्तों, ये हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं. फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स, ये हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स हैं. कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स. ऑलराइट गाइस, तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, कितने पॉइंट्स है? टोटल 8 पॉइंट है. द मैन्युफैक्चरर ऑफ विच इज नॉट अलाउड, द ट्रेडर इज स्टिल अलाउड. मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ट्रेडर अलाउड है. तो आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स. ये आपके 8 पॉइंट हैं दोस्तों, जो आपको दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर रखेंगे इफ यू आर डीलिंग इनटू एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ दीज 8 प्रोडक्ट्स. एंड द लास्ट क्लॉज दोस्तों आपके सामने, द सप्लायर is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person. NRTP, CTP, NRTPs are compulsorily required to get registered under the GST law. Compulsory require section 24 of the CGST Act में देखेंगे कि इन दो लोगों को compulsorily requirement होती है of getting registered under the GST law under normal scheme, not under composition scheme. Okay guys, refer chapter 9 registration under GST for that. Question number 6 करते हैं, then I'll give you time, then I'll give you 5 minutes to write it down guys, very very important. 5 मिनट दूंगा आप लोगों को लिखने के लिए. अग्रवाल एसोसिएट्स आर रजिस्टर्ड इन उड़ीसा. इट्स बिजनेस इज ट्रेडिंग ऑफ आइसक्रीम. ध्यान से देखिएगा, आइसक्रीम देखते ही बिल्कुल पागल मत हो जाना, अरे आइसक्रीम है तो अब तो कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है, और लिखा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है. आपको ये देखना जरूरी है दोस्तों कि वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है. तो अग्रवाल एसोसिएट्स आर रजिस्टर्ड इन उड़ीसा. इट्स बिजनेस इज ट्रेडिंग ऑफ आइसक्रीम. द एग्रीगेट टर्नओवर of the preceding year is 120 lakhs. Determine whether Agrawal Associates can follow composition scheme or not. If so, determine their tax liability assuming 130 lakhs to be the turnover of the current year. तो because वो trading of ice cream कर रहे हैं, manufacturer नहीं है, तो वो restricted वाले point में नहीं आते. And therefore, Agrawal Associates is allowed to opt for composition scheme.
एंड उनका टर्नओवर भी 1.5 करोड़ के कम का है ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इट इज 120 lakhs, उन्हें कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड है। अब इस साल में उनका टर्नओवर 130 lakhs है, इस साल में उनका टर्नओवर 130 lakhs है, तो 130 lakhs का कितना परसेंट ट्रेडर को देना पड़ेगा सर? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बताओ भैया कितना आया गाइस इसका? 65,000 इधर और 65,000 इधर, total 1,30,000 is what you will have to pay. All right, guys. Manufacturers of ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa, have been specifically notified by the government to remain ineligible for composition scheme under Section 10(2)(e). Since Agrawal Associates is a trader of ice cream and not a manufacturer, he shall be eligible to offer composition scheme provided his aggregate turnover of the preceding year does not exceed the specified limit of 1.5 crores. प्रोवाइडेड दोस्तों जो एलिजिबल मतलब जो टर्नओवर है ऑफ प्रीसीडिंग ईयर वो 1.5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फर्दर एज इज टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज 120 lakhs, ही शैल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करंट ईयर। टैक्स लायबिलिटी कितना है? 0.5%, 0.5% सीजीएसटी, एसजीएसटी, 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर। 130 lakhs का 1% निकल कर आता है 1,30,000, मगर दिस इज इन एग्रीगेट, ये एग्रीगेट है ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये एग्रीगेट है ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी। नेक्स्ट, मिस्टर विजय हैज अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली एंड अ लिकर शॉप इन मुंबई। मिस्टर विजय हैज अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली एंड अ लिकर शॉप इन मुंबई, ठीक है जी। His aggregate turnover in the preceding year is 92 lakh rupees. He wishes to offer composition scheme for his restaurant in Delhi. Advice? नहीं, सॉरी विजय भाई, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दारू आपका जो है वो जीएसटी एम्बेड के बाहर है, दारू पर जीएसटी नहीं लगता। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, जो रेस्टोरेंट भी है, इवन दो नॉर्मली अगर सिर्फ इंडिविजुअली रेस्टोरेंट होता तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो आपको हम अलाउ कर देते। अच्छा सर, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी होते हैं जिनके अंदर अल्कोहल सर्व करी जाती है, खाने के साथ साथ दारू भी दी जाती है, तो क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? नहीं, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। आ जाओ भाई, दारू आते ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। सेक्शन 10(2)(b specifically excludes a person from composition scheme if he is engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax under the GST law. As alcoholic liquor for human consumption is outside the scope of GST, Mr. Vijay becomes ineligible to opt for composition scheme for restaurant service. तो इस केस में सर जीएसटी कैसे लगाया जाएगा? रेस्टोरेंट सर्विस पर नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी लगाया जाएगा एज एप्लीकेबल ऑन रेस्टोरेंट सर्विस, और लिकर पे, लिकर की दुकान पर नो जीएसटी, क्योंकि लिकर पर दोस्तों जीएसटी नहीं है। लिकर पे याद होगा चैप्टर नंबर 1 में भी सीखा था, अभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं कभी नहीं। नो जीएसटी एज इट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट शैल बी पेबल। स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट लिवाई करा जाएगा। All right, guys. अब आई एम गोना गिव यू टाइम टू राइट इट डाउन गाइस। मैं आप लोगों को टाइम देता हूं लिखने के लिए, और मैं तब तक कुछ पानी लेकर आ जाता हूं गाइस अपने लिए। तो यहां पर देखेंगे गाइस, ये वाला आपको यहां से सेक्शन 10(2) हेडिंग डाल दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस टू ऑफर सेक्शन 10(1) टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम, और वो यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना होगा। और यहां पर जो आपका ये वाला पॉइंट है ना गाइस, क्या बोलते हैं, ई वाला पॉइंट, इसके आगे दोस्तों हम वो गुड्स के भी नाम लिखेंगे। तो मैं नीचे लेकर चला जाऊंगा, यहां पर आप 2 लाइनें छोड़ देना, 2 लाइन्स छोड़ देना, क्योंकि उन 2 लाइन में हम वो 8 गुड्स के नाम भी लिखेंगे। दूसरा, यहां पर थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलाउड नहीं है। इसके आगे लिख देना, नो रिस्ट्रिक्शन on
interstate purchases. No restriction on interstate purchases. ऑलराइट गाइस, तो ये लिखना चालू करिए. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. मैं 3 मिनट दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को लिखने के लिए. उसके बाद दोस्तों आई गिव यू अनदर 1 मिनट टू राइट डाउन. दोस्तों वो आपके 8 गुड्स जिनके मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है. ऑलराइट, लिखा गाइस. चलो अब नीचे चलते हैं गाइस, नीचे चलते हैं और ये वाली लिस्ट लिख लीजिए. जो क्लॉज ई है ना, क्लॉज ई के आगे, क्लॉज ई के आगे ये वाली लिस्ट 8 पॉइंट लिख लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखिए गाइस, 2 मिनट और देता हूं, आराम से लिखिए, जल्दबाजी नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे जुड़ा हुआ पहले बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा. लिखिए गाइस.
डन गाइस, नाउ वी मूव फॉरवर्ड गाइस। अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ भाई। सेक्शन 10(2)A, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब क्या हो रहा था दोस्तों कि सरकार ने कहा या लोगों ने कहा, स्पेशली हमारे जैसे लोगों में, जैसे मैं, कि मैं कोचिंग सर्विसेज दे रहा हूं इन द स्टेट ऑफ यूपी। मेरा एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है। खूब मेहनत करने की इच्छा रखता हूं, मेहनत कर रहा था, धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे थे। सर्विसेज के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन 20 लाख की है। तो यूपी में जब 20 लाख की लिमिट क्रॉस हुई तो मुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया। अब मैंने कहा मोदी जी हमारे लिए भी कुछ कॉम्पोजिशन स्कीम वगैरह? कह रहे नो, सिर्फ गुड्स सप्लायर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। मैंने कहा मोदी जी हमारा, मैं कौन सी आपकी गाय लेकर भाग गया था हमारी तरफ भी देखो मोदी जी, कुछ मदद करो हमारी। कह रहे नहीं नहीं राठी जी आई एम सॉरी। मैंने कहा मोदी जी 2029 में हम भी आई एम सॉरी बोल देंगे, हम भी बोल देंगे आई एम सॉरी, ठीक है ना? मोदी जी कहते हैं राठी जी डराते क्यों? नहीं नहीं यार कमाल करते हो, गुड सप्लायर के लिए ही आपने सारा बेनिफिट दिया है, छोटे स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए कुछ भी नहीं। तो मोदी जी ने कहा यार बात तो सही है। तो हमारे लिए दोस्तों, हमारे लिए स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, फॉर ऑल दोज हु डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 10(1), जो 10(1) में नहीं आ रहे थे, उनको सरकार ने सेक्शन 10(2)A में अलाउ कर दिया। और सरकार ने 10(2)A में क्या बोला? सरकार ने 10(2)A में क्या बोला? कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9। मतलब वही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तरह ही चलेगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, जिसे सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10 जो हमारा अभी सेक्शन पड़ा है, अगर आप सेक्शन 10(1) में नहीं आ सकते तो हम आपको सेक्शन 10(2)A में, सेक्शन 10(2)A में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने दे सकते हैं। सेक्शन 10(2)A में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट अलाउ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। प्रोवाइडेड आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं था। अच्छा सर, यहां पर जैसे वहां पर आपने दो लिमिट्स बताई, 1.5 करोड़ और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, जो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थी ना, उनके लिए 75 लाख। यहां पर दूसरी लिमिट क्या है? स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 50 लाख रुपए तो पूरे बचे हुए स्टेट्स के लिए, और वो उन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए क्या लिमिट है? वहां भी 50 लाख की है। तो सेक्शन 10(2)A में फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स the limit is 50 lakhs for the entire country. All right guys, तो कहते हैं whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees may opt to pay in lieu of the tax payable by him under subsection 1 of section 9 an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding 3% of the turnover in the state, or 3% of the turnover in the state or union territory। दोस्तों मतलब यहां पर रेट ऑफ टैक्स कितना है? यहां पर रेट ऑफ टैक्स कितना है? इट इज 3% CGST, 3% SGST। तो इधर देखिएगा गाइस, इधर देखिएगा, सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(2)A। 10(1) में नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है गाइस? या तो आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर या सप्लायर हो, या फिर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो। एंड सेक्शन 10(2)A किसे कवर करता है? स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स को, SSP, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स। यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन स्कीम कितने की है? सेक्शन 10(1) में 1.5 करोड़ ऑब्लिक 75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। यहां पर 50 लाख रुपए की लिमिट है, 50 लाख रुपए की लिमिट है फॉर एंटायर नेशन। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स गाइस? रेट ऑफ टैक्स,
तो यहां पर सेक्शन 10(1) में दोस्तों दो रेट ऑफ टैक्स है, 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST, या फिर फॉर रेस्टोरेंट सर्विस, देखो गुड्स वालों के लिए दो हैं, गुड्स वालों के लिए 0.5% है, जिसमें मैन्युफैक्चरर के लिए टोटल 1% ऑफ टोटल टर्नओवर है और ट्रेडर के लिए 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर है, और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए इट इज 2.5%। मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा हूं, बस आपको याद दिला रहा हूं दोस्तों, ये रिवाइज करवा रहा हूं जो मैंने सेक्शन 10(1) में आपको पढ़ाया। यहां पर मैंने कोई भी नई चीज नहीं बताई है। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 2.5% है, लिख लेते हैं 2.5% प्लस 2.5%, और SSP सेक्शन 10(2)A में क्या है, 3% प्लस 3%। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितना है, 3%। All right, guys, everyone. Again, there are certain conditions. Conditions almost same है जो ऊपर पढ़ा कर आया हूं, सिर्फ एक कंडीशन जो ऊपर लगती है वो नीचे नहीं लगती, और वो है पहली कंडीशन ऊपर क्या पड़ी थी कि अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस एंड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आप और कोई सर्विसेज नहीं दे सकते सेक्शन 10(1) में, और नीचे तो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स को ही कवर अप कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना गाइस? तो नीचे तो वो कंडीशन आना लगना ही नहीं था। ऊपर एक कंडीशन थी गाइस, यहां पर आपकी सबसे पहली कंडीशन कि सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपको सर्विसेज वाला अलाउड नहीं था, अ सर्विस प्रोवाइडर वाज नॉट अलाउड अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस एंड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये सेक्शन 10(2)A बना ही छोटे सर्विस प्रोवाइडर के लिए, तो यहां पर वो कंडीशन लगना तो पॉसिबल ही नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, engaged in making, he is not engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax. Again guys, वही आप दारू का काम नहीं कर रहे हो, पेट्रोल डीजल का काम नहीं कर रहे हो, ATF का काम नहीं कर रहे हो, पेट्रोलियम क्रूड का काम नहीं कर रहे हो, वो वाले 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स का काम नहीं कर रहे हो जिन पर क्या लगता हो दोस्तों, पुराना टैक्सेशन सिस्टम लगता हो। ऑल राइट, नेक्स्ट, he is not engaged in making any interstate outward supply of goods or services. आप कोई भी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना कर रहे हो, जैसा ऊपर वाला पॉइंट था। नेक्स्ट, एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स पे यहां पर भी क्रॉस मानना है दोस्तों, आपकी बुक में क्रॉस लगा हुआ होगा। engaged in making any supply of services through an ECO who is required to collect tax under section 52. सेम पॉइंट, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं थ्रू एन ECO जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 52, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स और सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज as may be notified by the government on the recommendation of the council. अब सर ये क्या पॉइंट है, सर मैन्युफैक्चरर ऑफ वही 8 गुड्स नहीं, 8 में से 4, जो पहले 4 थे, आइसक्रीम वाला, पान मसाला, टोबैको एंड एरेटेड वाटर्स, वो 4 यहां पे कवर्ड है। मैन्युफैक्चरर यहां पे ये 4 कवर्ड है, मैन्युफैक्चरर ये 4 यहां पर कवर्ड है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल वाले थे दोस्तों, वो यहां पर सेक्शन 10(2)A फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल वाले सिर्फ ऊपर कवर्ड है। मतलब सेक्शन 10(1) में 8 प्रोडक्ट्स कवर्ड हैं जिनके मैन्युफैक्चरर्स अलाउड नहीं है। सेक्शन 10(2)A में 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैन्युफैक्चरर्स अलाउड नहीं है। या सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, सरकार ने ऐसी कोई सर्विसेज अभी तक नोटिफाई नहीं करी है। सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एज में बी नोटिफाइड, जिन्हें सरकार मना कर दे, लेकिन सरकार ने दोस्तों इन सर्विसेज के सप्लायर की कोई लिस्ट नहीं बनाई है। एंड लास्ट, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो ABCDE दोस्तों, अगर आप लोग यहां पर देखें तो यहां पर ये जो 5 पॉइंट्स है लगभग सेम है एज टू द ओल्ड 6 पॉइंट, जिसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, वो यहां पे लगना ही नहीं था। ऑल राइट गाइस, एवरीवन, आया ना?
आ जाओ भाई, अगेन वही, प्रोवाइडेड दैट, एक सेकेंड, आ जाओ भाई, प्रोवाइडेड दैट where more than one registered person are having the same permanent account number issued under the Income Tax Act 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 2 unless all such registered persons opt to pay tax under that subsection. Same वही point guys, same ditto वही point कि अगर आप दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रही है अंडर सेक्शन 10(2) है, तो दूसरे को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक ने कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो गए तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शन 10(2)(a) है ये सेक्शन 10(2)(a) टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर गाइस। आ जाओ भाई, सबसे पहले व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 10(2)(a? सेक्शन 10(2)(a) की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों लाया गया? क्योंकि सरकार ने सेक्शन 10(1) में कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) मेजरली कवर्ड गुड्स एंड नॉट सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर बाकी सारे दोस्तों सिर्फ गुड्स कवर्ड थे, सर्विसेज कवर्ड नहीं थे। फर्दर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही अलाउड थी, छोटी मोटी सर्विसेज दे सकते थे अलोंग विद गुड्स। फर्दर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज परमिटेड अलोंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और रेस्टोरेंट सर्विसेज एज डिस्कस्ड अबव। तो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर जैसे मेरे जैसे, मैंने दोस्तों या मेरी वाइफ ने दोस्तों लेट्स से कोई वो खोल लिया, ग्रूमिंग सर्विसेज वाला खोल लिया, पार्लर खोल लिया, सलून खोल लिया, तो वाइफ भी आके कहती थी अरे राठी जी आप कोचिंग सेंटर चलाते हो, मैं पार्लर चलाती हूं, हम स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारे लिए कोई कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है क्या? तो ये स्कीम सेक्शन 10(2)(a, दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड बेनिफिट टू स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स to pay tax at a concessional rate who are otherwise not eligible to offer composition scheme, तो सेक्शन 10(2) उन लोगों को यहां पर रियायत देता है। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakhs whether in special category states or other states, क्योंकि यहां पर एक ही लिमिट है, and who is not eligible to opt under section 10(1) and 10(2) can follow this scheme। जो सेक्शन 10(1) 10(2) में नहीं आ रहा और जिसका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 50 लाख रुपीस, वो दोस्तों सेक्शन 10(2)(a फॉलो कर सकता है। रेट ऑफ टैक्स 3% CGST, 3% SGST on first supplies of goods and or services up to an aggregate turnover of 50 lakhs made from 1st April in any financial year। Likewise to the point जो हमने ऊपर किया है गाइस, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना राठी जी कि यहां पर आपने अभी कोचिंग सेंटर चालू किया है तो पहले दिन ही तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट बात है, बिल्कुल बात सही है। तो सर आप तो 20 लाख रुपीस तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, 20 लाख के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसके बाद अनदर 50 लाख की हमें कॉम्पोजिशन स्कीम में मिलेगा, या 20 से 50, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया हमारे दोस्त ने। दोस्तों एवरीबडी प्लीज फोकस ऑन टू दिस पॉइंट गाइस। इधर देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपका होस्ट और दोस्त रे राठी, ठीक है ना गाइस। मैंने अभी अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया ही है, मैंने ना दोस्तों कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है। मेरा अभी टर्नओवर 0 है। मेरा टर्नओवर कितना है दोस्तों? 0 है, 0 है। तो क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? द आंसर टू विच इज नो। ये हमारा लेट्स से ईयर ले लेते हैं 2023-24, टर्नओवर अभी मेरा है नील। तो क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? जी नहीं, मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। नाउ मूविंग ऑन गाइस,
जब मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन 20 लाख रुपीस पहुंचा तो मेरे को अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ यहां पर मुझे अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करते वक्त मैं ऑप्ट करूंगा फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि मेरा टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर कहां तक था गाइस? मेरा टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर क्या बोलते हैं, 0 था, 50 लाख से कम था। इसीलिए दोस्तों मुझे इस साल आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)A अलाउ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोचिंग सेंटर खोल रखा है। आई एम अ स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। ऑलराइट गाइस, नाउ मूविंग ऑन गाइस, गाड़ी आगे बढ़ी। अब 0 से लेकर दोस्तों, 0 से मतलब 20 लाख से लेकर टिल 50 लाख रुपीस, 50 लाख तक, 50 या मतलब यहां से 20 से लेकर 50 लाख तक, मतलब जो ये 30 लाख का पैच है, 30 लाख का पैच है, इस 30 लाख पर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 50 लाख से ज्यादा जाएंगे, यहां पर आपको कहां पर जाना पड़ेगा? नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको सेक्शन 10(1) में भी पढ़ाकर आया हूं, तो ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। जो सेक्शन 10(1) का जो प्रोविजन है वो एग्जैक्टली यहां पर एप्लीकेबल है। बस फर्क इतना था कि सेक्शन 10(1) में मैं 1.5 करोड़ की लिमिट की बात करता था और यहां पर मैं 50 लाख की लिमिट की बात करता हूं। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? अच्छा सर, अगर आपका इस साल टर्नओवर यहां पर आपका टिल द 31 मार्च 2024 अगर आपका जो टर्नओवर अचीव हुआ है वो 48 लाख रुपीस का हुआ है, तो आप यही कहना चाहते हैं कि 20 लाख रुपीस तक कोई जीएसटी नहीं है, और 20 लाख से 48 लाख मतलब 28 लाख रुपीस पर 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। हाँ जी, एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूं, मैं यही बात कहना चाहता हूं। तो 20 लाख से लेकर 0 से 20 लाख, 0 से लेकर 20 लाख नो जीएसटी, और 20 लाख से लेकर 48 लाख मतलब 28 लाख पर 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। ओके गाइस, अब ये साल खत्म हो गया। अब अगला साल आया दोस्तों 2024-25। क्या मैं इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं अंडर सेक्शन 10(2)A? क्या मैं इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? द आंसर टू विच इज हाँ या ना? यस। क्यों? क्योंकि मेरा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 48 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर की वही डेफिनेशन है जो पहले पढ़कर आए। ओके गाइस, तो क्या मैं इस साल ऑप्ट कर सकता हूं? हाँ जी, ऑप्ट कर सकते हैं। अब इस साल क्या 0 से ही कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाऊंगा? हाँ जी, इस साल में मैं 0 से लेकर 50 लाख रुपीस तक, लेट्स से मेरा टोटल टर्नओवर, इस साल का टोटल टर्नओवर 65 लाख रुपीस रहा, तो 0 से लेकर 50 लाख रुपीस तक मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रहूंगा, और 50 लाख रुपीस से लेकर 65 लाख रुपीस तक, मतलब जो यहां 15 लाख रुपीस है, इस पर मैं नॉर्मल स्कीम में आऊंगा, जहां मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा एंड आई विल बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। मुझे आईटीसी माइनस करने दिया जाएगा गाइस, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट आई विल पे टू द गवर्नमेंट। अब बात ये आती है राठी जी, बस लास्ट पॉइंट, क्या सर 2025-26 में कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)A फॉलो कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 10(2)A, द आंसर टू विच इज नो, आप नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज 65 लाख। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट गाइस? तो अब अपन पढ़ते हैं, द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट अंडर सेक्शन 10(2)A शैल बी लाइबल टू पे CGST at the rate 3%, SGST, UTGST at the rate 3% on all outward supplies. Outward supplies पर ध्यान रखना, first supplies of goods or services or both up to an aggregate turnover of 50 lakhs, 50 लाख तक आपको 3% देना है, 50 लाख तक 3% देना है, उसके बाद नॉर्मल स्कीम में आना है। ऑन और आफ्टर 1 जुलाई इन एनी फाइनेंशियल ईयर रिगार्डलेस ऑफ एनी एग्जेम्पशन। अच्छा सर, हम 2 सर्विसेज देते हैं, जैसे वहां पर तो आपने क्या बोला था, मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर बोला था ना, 0.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर।
यहां पर टोटल टर्नओवर देखना है, और ट्रेडर के लिए आपने बोला था 0.5% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर। यहां पर क्या देखना है मराठी जी, बताइए ना फटाफट। यहां पर आपको टोटल टर्नओवर देखना है। यू विल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द टोटल टर्नओवर। ओके गाइस, इसीलिए लिखा है रिगार्डलेस ऑफ एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स इफ यू आर प्रोवाइडिंग टू सर्विसेज वन ऑफ विच इज एग्जेम्प्ट अनदर इज टैक्सेबल, तो आपको टोटल टर्नओवर देखना है ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट, और उसका 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी देना होगा। तो रिगार्डलेस ऑफ एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स अवेलेबल टू सच सप्लाईज or any notification issued under section 9(1). Next, tax on inward supplies on which he is liable to pay tax under section 9394, reverse charge at the applicable rates। 9394 पर दोस्तों एप्लीकेबल रेट्स ही लगेंगी, इस चीज का ध्यान रखना, एप्लीकेबल रेट्स ही लगेंगी। रिवर्स चार्ज वाले पर 3% नहीं लगेगा। हो सकता है रिवर्स चार्ज वाले पे 5% लगता हो तो 5 लगेगा, हो सकता है 18 लगता हो तो 18 लगेगा। नेक्स्ट गाइस, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया ना, ये उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। कहते हैं फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन include the supplies from 1st April of a financial year to the date from which he becomes liable for registration under the act। जो मैंने एक कंफ्यूजन आपके सामने क्रिएट किया था कि मैंने आपसे पूछा था कि भाई साहब जब 20 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जब 20 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके बाद अनदर 50 लाख की छूट है या सिर्फ 30 लाख की छूट है? तो मैंने उस पर क्लैरिटी दी, भैया 30 लाख रुपीज तक ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आएंगे, 20 लाख तक तो आपको जीएसटी में नहीं आना था। वही पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि आपने जो सप्लाई करी टिल द डेट यू बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वो भी आपके 50 लाख की लिमिट में काउंट हो रहा है। माना आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे हो, क्योंकि सरकार ने कहा है कि भैया 20 लाख रुपए तक जीएसटी एम्बिट में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 लाख के बाद 50 लाख की छूट मिलेगी, 20 लाख के बाद 50 लाख की कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट है, ऐसा नहीं है। बट फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल अंडर दिस नोटिफिकेशन shall not include the supplies from the first day of April of a financial year to the date from which he becomes liable for registration। इसीलिए सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि भाई साहब जो आपकी पहली सप्लाईज हैं, पहली 20 लाख की है, उनको हम टैक्स की कंप्यूटेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। Everyone clear about this point? Everyone clear about this point? Yes or no? आ जाओ भाई, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जैसा मैंने एग्जांपल बताया, इस जो भी पॉइंट लिखे गए हैं ना दोस्तों, यहां से लेकर और यहां तक, इन पॉइंट को रिपीटेटिव पॉइंट है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। इसमें कोई भी मैंने नया पॉइंट नहीं पढ़ाया है, सिर्फ वही जो एग्जांपल पहले लिया था ना दोस्तों, कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), वही 10(1) वाला एग्जांपल यहां पर पूरा एप्लीकेबल है, बस लिमिट चेंज हो रही है, रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है। आ जाओ भाई, टर्म्स एंड कंडीशंस। The conditions under section 10(2) are primarily the same for availing the composition scheme। जो ऊपर पढ़ा था दोस्तों वो लगभग सेम है। The same has been elaborated as under, यहां पर देखिएगा, कहते हैं not engaged in making any supply which is not leviable to tax under the said act। पेट्रोल डीजल वगैरह अलाउड यहां पर भी नहीं है। नेक्स्ट, नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज आपको यहां भी अलाउड नहीं है। तीसरा, नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखो मगर गुड्स पर अपन ने काटा मार दिया है, गुड्स पर काटा मार दिया है। नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ। गुड्स थ्रू ईसीओ वाला अभी भी 10(1) भी ऑप्ट कर सकता है। याद आ रहा है 10(1)? अच्छा सर, जब ऑप्शन मिले कि आपको 10(1) ऑप्ट करना है या 10(2) है, तो आप 10(1) ही ऑप्ट करोगे ना? ऑफ कोर्स 10(1) ऑप्ट करेंगे, क्योंकि 10(1) में रेट ऑफ टैक्स कम है। ओके, प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस ऑफ 10(1) आर सैटिस्फाइड। तो नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ who is required to collect tax at source under section 52। D point,
not engaged in making supplies as a manufacturer of notified goods or supplier of notified services. Notified goods कौन से हैं guys? 4. कौन कौन से? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स एंड एरेटेड वाटर. ये आपके 4 पॉइंट्स हैं. ये आपके 4 पॉइंट्स हैं. यहां पर जो ब्रिक्स वाले हैं, जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल वाले हैं, क्या वो सेक्शन 10(2) ऑप्ट कर सकते हैं? हाँ जी, वो ऑप्ट कर सकते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 10(2) डज नॉट अप्लाई टू फ्लाई एश bricks of fossil mills, building bricks under the earthen and roofing tiles. All right guys, everyone clear about this point? तो एक जो चेंज है, छोटा सा चेंज जो पुराने वालों में एप्लीकेबल नहीं था, वो ये है आप लोगों के सामने जो अभी आ गया. नेक्स्ट, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए. सीटीपी या एनआरटीपी नहीं होने चाहिए. जो पहले भी था वो यहां पर है. एग्रीगेट टर्नओवर का डिट्टो सेम मतलब है. इन कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, सर एग्रीगेट टर्नओवर में वही हमें टैक्स नहीं लेना, वो इनवर्ड सप्लाईज वाली नहीं लेनी, और सर इंटरेस्ट भी नहीं लेना. करेक्ट, डिट्टो सेम. In computing aggregate turnover, in order to determine eligibility of a registered person to pay tax at concessional rate under this section, value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances insofar as the consideration is represented by way of interest and discount shall not be taken into account. उसे आपको नहीं लेना है. तो ये भी सेम पॉइंट दोस्तों, इसमें भी कोई नया पॉइंट नहीं है. आ जाओ गाइस. In which of the following cases a service provider provide the following composition scheme under section 10(2) shall become ineligible to continue with the scheme? Mr. Anirudh has started business of manufacturing of tobacco. आपको अलाउड नहीं है. ए बिल्कुल सही. Mr. Balram has started a petrol pump. आपको भी अलाउड नहीं है. Mr. Chaitanya has made an interstate supply of services. आपको भी अलाउड नहीं है. ये तीनों आपके वो कंडीशंस हैं गाइस जो आपको अलाउड नहीं है. डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, composition scheme under section 10(2)(a) permits a service provider to pay concessional rate of tax if his aggregate turnover in the preceding year does not exceed B, 50 lakh rupees. 50 लाख से ज्यादा का होगा, 50 लाख से कम का होगा तो ही कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड होगा. 50 लाख से ज्यादा का होगा तो नहीं अलाउड होगा. क्वेश्चन नंबर 11 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, श्रेय राठी क्लासेस वाला. ऑलराइट गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है. जो मैंने एग्जांपल करवाया डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है गाइस. तो ये आप लोग खुद से करेंगे गाइस, ये आप लोग खुद से करेंगे. आ जाओ भाई. Composition scheme to be adopted uniformly by all registered persons having the same PAN. ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं. अगर 2 ब्रांचेस है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो दोस्तों सबको साथ में ही ऑप्ट करना है. All registered persons having the same permanent account number have to opt for composition scheme. If one such registered person opt for normal scheme, others become ineligible for composition scheme. ये आईसीआई एग्जांपल, अ डीलर एक्स हैज 2 ऑफिसेज, वही इन दिल्ली. तो अगर एक बाहर हो गया कॉम्पोजिशन स्कीम से तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा. और अगर दोनों कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर रहे हैं तो दोनों का टर्नओवर एग्रीगेट करके देखा जाता है. ये भी अपन पढ़ चुके हैं. फ्यू अदर कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड फॉर पर्सन फॉलोइंग कॉम्पोजिशन स्कीम. सेक्शन 10(1) और 10(2)(a) में दोनों में सेम कंडीशंस हैं कि आपको अपने बिल ऑफ सप्लाई पर क्लियर कट मेंशन करना है कि आप एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज. सो दैट देखो, जब कोई इंसान आपसे सामान खरीदने आता है तो आपके माथे पर तो आप टैटू नहीं बनवा लेते, मैं कॉम्पोजिशन सप्लायर हूं, फिर गाल पे मैं टैक्स कलेक्ट नहीं करूंगा, मुझे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ऐसे तो माथे पे और गाल पे टैटू तो नहीं करवा लेते, नहीं ना गाइस. तो इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो क्या होगा गाइस? आप लोग मुझे बताइए. इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो क्या होगा? सरकार ने कहा कि भाई साहब हमें सामने वाले को इत्तला करना है. वी वांट द बायर, द रेसिपिएंट टू नो दैट यू आर नॉट कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट एंड देयरफॉर दे हैव पुट अ रिस्पांसिबिलिटी ऑन द कॉम्पोजिशन सप्लायर
कि भाई साहब तुम अपने बिल ऑफ सप्लाई में क्लियरली मेंशन करो कि यू आर अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज. So he shall mention the words composition taxable person not eligible to collect tax on supplies at the top of bill of supply issued by him. Next, he shall mention the words composition taxable person on every notice or signboard displayed at a prominent place of his principal place of business and at every additional place of business. तो क्या बोला, आप अपने बोर्ड पर, जैसे बोर्ड आपका लिखा हुआ है ना, आपका जो भी नाम है, लेट्स से राठी टेक्सटाइल्स, और आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हैं, तो उसमें लिखवा दीजिए नीचे नीचे कि राठी टेक्सटाइल्स ब्रैकेट में नीचे कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कि जब इंसान दुकान में घुसे तो उसे पता, अच्छा ये कॉम्पोजिशन वाले हैं, ये हमसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है ना गाइस. तो ये सारी चीजें एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है ऑन द सप्लायर. Now guys, we are toward the fag end of the chapter guys. In the next 15 minutes आप लोगों का चैप्टर खत्म होने वाला है. Section 10(3), the option availed by a registered person under subsection 1 or subsection 2A as the case may be lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit specified under section 10(1) and 10(2A as the case may be. आप लोग जानते हो कि जिस दिन आपने अपनी कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट क्रॉस करी, 1.5 करोड़ या 75 लाख इन सेक्शन 10(1) और 50 लाख इन सेक्शन 10(2A), द मोमेंट द डेट यू क्रॉस दैट लिमिट, आप उसी दिन कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे. टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर के बेसिस पर तो ये डिसाइड हुआ कि क्या मैं इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता हूं या नहीं कर सकता. अगर मैं इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता हूं एंड आई एम फॉलोइंग, और मैं कर भी रहा हूं, तो अब इस साल आप कॉम्पोजिशन स्कीम में कब तक रहेंगे? क्या पूरे साल कॉम्पोजिशन स्कीम में ही रहेंगे? नहीं. द मोमेंट यू टच 1.5 करोड़ और 75 lakhs as the case may be, the moment you touch 50 lakh rupees as in case of small service provider, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर होकर कहां आना पड़ेगा? नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा. नॉर्मल स्कीम में आप आगे से टैक्स कलेक्ट करेंगे, पीछे वाले का आईटीसी लेंगे. हाँ, अगर आपने कंडीशन तोड़ दी, आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, आपने कंडीशन तोड़ दी ना, इंटरस्टेट सप्लाई करना अलाउड नहीं है, तो जिस दिन आपने इंटरस्टेट सप्लाई करी उस दिन कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर, इवन दो अभी आपका टर्नओवर अचीव नहीं हुआ था. तो कहते हैं विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम ड्यू टू सेसेशन ऑफ लिमिट और एनी अदर कंडीशन. आपकी लिमिट खत्म हो गई थी, या जो कंडीशंस थी जो उनको सेटिस्फाई करने पर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे थे, वो आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, इंटीमेशन रिक्वायर्ड विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस, 7 दिन के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा पोर्टल पर. 7 दिन के अंदर अंदर. भाई साहब, मोदी जी ने ऊपर से कोई सैटेलाइट थोड़े ना लगा रखी है आपके फैक्ट्री के अंदर कि कितना टर्नओवर अचीव हुआ है, मोदी जी को पता चल रहा है उसी मिनट. मोदी जी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ऑनेस्टी, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं फेयरनेस, कि भाई आप जब 1.5 करोड़ क्रॉस करोगे तो 1.5 करोड़ क्रॉस करने के बाद आप नॉर्मल स्कीम में आओगे, और नॉर्मल स्कीम में आने के पर आपको इत्तला करना है प्रॉपर ऑफिसर को, पोर्टल पर बताना है कि भैया मेरा 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया है, नाउ आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम. तो इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल शैल बी द डेट इंडिकेटेड इन द इंटीमेशन. किस दिन से विड्रॉल माना जाएगा? जिस दिन इंटीमेशन करोगे, तो इंटीमेशन में लिखा जाता है कि किस दिन से आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर माना जाए, और वो डेट कौन सी डेट होगी? जिस दिन आपने 1.5 करोड़ क्रॉस किया. नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम इंटेंशनली. अभी तक आपका 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ था, एज द केस में भी 75 लाख भी क्रॉस नहीं हुआ था, सेक्शन 10(2A) में 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ था, लेकिन एक ड्रॉबैक आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में नजर आया होगा पहले दिन से, कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाला आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं करता, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी नहीं मिलता, और उसे जो पे करना पड़ता है वो अपनी जेब से ही पे करना पड़ता है, चाहे थोड़ा बहुत ही करना पड़े, लेकिन वो तो अपनी जेब से ही पे कर रहा है ना. जबकि अगर हम आगे से टैक्स कलेक्ट करते और हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता, तो हम टैक्स का बर्डन पास कर देते. कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर में आप टैक्स का बर्डन पास नहीं करते हो. कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर में आप अपनी जेब से
टर्नओवर बेस्ड टैक्स पे कर आते हो, तो आपको प्रोफेशनल ने बताया अरे क्यों कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे हो यार, कॉम्पोजिशन स्कीम में आप अपनी जेब से टैक्स पे कर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट्स, आप टैक्स कलेक्ट करो, आप आईटीसी का क्लेम करो, और जो बचा हुआ है वो जाके सरकार के पास जमा कराओ, आप अपने ऊपर से तो बर्डन शिफ्ट करो। अरे मैंने कहा मगर अभी तक तो मेरा 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है, मैं कैसे आऊं नॉर्मल स्कीम में? तो उन्होंने प्रोफेशनल ने बताया भाई साहब 1.5 करोड़ तक का वेट करने की जरूरत नहीं होती, आपका जब मन चाहे तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ सकते हो। तो आप दोस्तों क्या करिए, एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इज रिक्वायर्ड, आप एप्लीकेशन फाइल करिए। दूसरा, इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल shall be from the date indicated in the application. All right guys, effective date of withdrawal shall be from the date indicated in the application. अब last point, where PO believes, where the proper officer believes that the अच्छा सॉरी उसका हेडिंग पढ़ लेते हैं, composition scheme denied by tax authorities, गवर्नमेंट मना कर रही है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं करेंगे। क्यों भैया, हम क्यों नहीं फॉलो करेंगे? क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपने वन ऑफ द कंडीशंस तोड़ दिए इन ऑर्डर टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो वेयर द प्रॉपर ऑफिसर बिलीव दैट द रजिस्टर्ड पर्सन वाज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, आप एलिजिबल नहीं थे, या फिर यू हैव कॉन्ट्रावीन्ड द प्रोविजंस, ही में इशू अ शो कॉज नोटिस, वो आपको नोटिस भेजेगा, SCN नोटिस भेजेगा टू सच पर्सन, और नोटिस में लिखेगा कि भैया ये कंडीशंस की वजह से आपको मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकाल रहा हूं, आप क्या कुछ अपनी सफाई में कहना चाहते हैं? आप रीजन दीजिए कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से क्यों ना बाहर निकाला जाए। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अपॉन रिसीट ऑफ द रिप्लाई टू SCN, इसमें जो असेसी है वो रिप्लाई करेगा, he shall pass an order either accepting the reply or denying the option to pay tax under composition scheme। जो असेसी ने रिप्लाई किया, प्रॉपर ऑफिसर रिप्लाई देखेगा, अगर रिप्लाई उसे सेटिस्फैक्टरी लगता है कि हाँ यार रिप्लाई तो ठीक है, चलो चलो कंटिन्यू विद द कॉम्पोजिशन स्कीम, और अगर लगता है नहीं नहीं ये क्या रिप्लाई है, बेकार रिप्लाई है, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है, तो ही विल डिनाई यू टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम या टू कंटिन्यू विद कॉम्पोजिशन स्कीम। और लिखा है इफ डिनाइड, अगर उसने मना कर दिया, इफ डिनाइड, इफेक्टिव डेट ऑफ डिनायल शैल बी फ्रॉम अ डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज द केस में बी, एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज। जो टैक्स अथॉरिटीज डिसाइड कराएंगे कि भाई साहब आपको किस दिन से माना जाए कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हैं। ऑल राइट गाइस, everyone clear about it? Next guys, in each of the above cases, अगर आप इन तीनों में से किसी भी केस में आते हैं, such person shall furnish a statement in prescribed form containing details of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished goods or finished goods held in stock by him and on capital goods held by him on the date of withdrawal denial within 30 days of withdrawal denial। जैसा आप लोगों को याद है, ऊपर मैंने एक पॉइंट बताया था जहां आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है जिसमें आप अपने सारे स्टॉक वगैरह की डिटेल देते हैं विद इन 60 डेज। और वो कब था दोस्तों? वो कब था? जब आप इंटीमेट कर रहे थे, जब आप इंटीमेट कर रहे थे कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं गाइस कहां पे था वो, ये आ गया 10(2)A, इंटीमेशन कर रहे थे कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करूंगा। वहां आपको कितने दिन का टाइम पीरियड दिया गया था? 60 डेज का। और यहां जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर जा रहे हैं तो भी तो आपको दोस्तों इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आपने कॉम्पोजिशन स्कीम से, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो और अब आप नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, तो आप नॉर्मल स्कीम में आने पर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे। तो आपके पास जितना स्टॉक था जिस दिन आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकले, उन सबकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि उन स्टॉक से जुड़ा हुआ अब आपको आईटीसी मिलेगा। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? तो वहां पर सरकार ने कितना टाइम पीरियड दिया है? द गवर्नमेंट हैज गिवन यू 30 डेज, 30 दिन का टाइम पीरियड दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल और डिनायल।
30 दिन के अंदर अंदर आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जिसमें आप स्टॉक की डिटेल्स बताएंगे कि ये वाला स्टॉक मेरे पास उस दिन था जिस दिन मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आया, तो इन स्टॉक से जुड़ा हुआ मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जबकि ऊपर क्या कर रहे थे, क्योंकि ऊपर हम कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे थे, हम कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे थे, तो हम अपने स्टॉक वगैरह की डिटेल्स क्यों दे रहे थे? क्योंकि हमें उन स्टॉक से जुड़ा हुआ आईटीसी रिवर्सल करना था, क्योंकि अब हम आगे टैक्स कलेक्ट नहीं करने वाले थे। तो व्हाट शुड हैव हैपेंड टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी उठा चुके हैं? तो सरकार ने कहा वो आपको रिवर्स करना था। यहां पर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे तो आप आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल भी नहीं रहा था। लेकिन अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, आप आगे से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, तो विल यू बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी? क्या आपको आईटीसी का बेनिफिट अलाउ होगा? होगा। तो जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल था जब आप नॉर्मल स्कीम में आए, उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देनी है सो दैट यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। आ जाओ भैया सेक्शन 10(4). ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, या अभी तक 10 बार बता चुका हूं। A taxable person to whom the provisions of subsection 1, a taxable person to whom the provisions of subsection 1 or as the case may be subsection 2 apply, जिन पर दोस्तों सेक्शन 10(1) या 10(2) अप्लाई कर रहा है एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर दैट, दे शैल नीदर कलेक्ट टैक्स, ना तो वो टैक्स कलेक्ट करेंगे और ना ही उन्हें आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। शैल नीदर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट on supplies made by him nor shall he be entitled to any credit। ये तो अपन जानते हैं। Analysis: a taxable person opting for composition scheme shall not collect tax from the recipient and therefore cannot issue, वो issue नहीं कर सकता tax invoice। he shall pay the required amount on his own, वो अपनी जेब से पे करता है। यही एक डीमेरिट है कॉम्पोजिशन स्कीम का, that the person opting for composition scheme has to pay out of his own pocket. He cannot pass on the burden of that tax. Further, he shall not be allowed to avail the benefit of input tax. And last point दोस्तों, कहते हैं if the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under subsection 1 or 2A as the case may be despite not being eligible, आप eligible नहीं थे, आप एलिजिबल नहीं थे और फिर भी आपने सेक्शन 10(1) या 10(2A) में टैक्स पे कर दिया अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, तो शैल सच पर्सन शैल इन एडिशन टू एनी टैक्स दैट मे बी पेएबल बाय हिम, सरकार उसको डिमांड रेज करेगी कि भैया तुम्हें अब इतना टैक्स देना है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी अंडर सेक्शन 73 और 74। अब क्योंकि 73, 74 सेक्शन ये फाइनल लेवल पर है दोस्तों, हमारे लिए ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेकार है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट राइट इट डाउन गाइस। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर कुणाल ऑफ हिमाचल प्रदेश who opted for composition scheme crossed the limit of 1.5 crores in the current year in the month of November. He shall furnish a statement in prescribed form containing details of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished goods or finished goods held in stock by him and on capital goods held by him on the date of withdrawal within, कितने दिन के अंदर अंदर आपको देना पड़ता है? अभी पड़ा 30 days। 30 days। आ जाओ भाई, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर क्विक रिवीजन आ गया गाइस, जो कि अब आप लोग खुद से ही करेंगे। मिस्टर शर्मा, a service provider in Madhya Pradesh has crossed the threshold limit for registration and applied for composition scheme under section 10(2)A while applying for registration. He is of the opinion that he is eligible for ITC of the stock available on the date of applying for registration. Is he correct? No. अगर आप composition scheme opt कर रहे हो तो how can you claim the benefit of ITC? मतलब incorrect is the correct answer. Incorrect is the correct answer. B is the correct answer. क्या क्लियर हुआ guys? Is everyone clear about this point? This brings us to the end of the chapter guys. हमारा यहां पर चैप्टर खत्म होता है और आप यहां पर, अब मैं आपको आज जो होमवर्क में लिखने दे रहा हूं वो मैं सेक्शन 10(2)A लिखने दे रहा हूं। सेक्शन 10(2)A में गाइस आप लोगों को क्या क्या लिखना है कि किसके लिए एप्लीकेबल है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम लिखना है,
रेट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम लिखना है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना है, ये 3 चीजें लिखनी है गाइस। सेक्शन 10(2)A में आपको 3 चीजें लिखनी है, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम विच इज 50 lakhs, दूसरा रेट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम 3% CGST, 3% SGST, एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस, द 5 टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आपको लिखनी है और आपका सेक्शन 10(2)A कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो भी पॉइंट्स हैं वो सेक्शन 10(1) में भी हैं। इनफैक्ट जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी सेक्शन 10(1) में, लेकिन क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है मैं चाहता हूं कि आप उसे एक बार फिर से लिखिए। ऑलराइट गाइस, बाकी दोस्तों ये वाला आ गया, और इसमें दोस्तों ये नोटिफाइड गुड्स ये लिखिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे ना वो टर्म्स एंड कंडीशंस यहां से उठा के लिखिएगा, ये है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो चीज आपको लिखनी है गाइस, एक जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वो करना है, और आपको ये वाला सेक्शन 10(3), सेक्शन 10(3) में टेबल बनानी है। तो दिस इज द सेकंड होमवर्क गाइस। जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आते हो, जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आते हो तो उसका क्या, किस तरीके से, मतलब कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जब आप बाहर आओगे, वो वाला पॉइंट। This brings us to the end of the chapter guys। क्या मजा आया आप लोगों को? Did you guys enjoy every moment of the chapter? हाँ या ना? चलो जी गाइस, बढ़िया। आज का सेशन यहीं तक गाइस। अपना ध्यान रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।